हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो अपन शुरू करते हैं अपना एआर सेकेंड एआरसी का पार्ट, जो कि पार्ट 7 होगा, जिसमें हम 7वीं रिपोर्ट करेंगे। अभी तक की जो रिपोर्ट होगी 12वीं रिपोर्ट, नागरिक केंद्रित शासन। मैं पहले लेक्चर में बताया कि एआरसी ने 15 रिपोर्ट सजेशन की है, जिसमें से हम 8 रिपोर्ट करेंगे जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है यूपीएससी के लिए, एंड जो यूपीएससी में मेंस में आंसर राइटिंग में काम आती हैं, वो रिपोर्ट्स कर रहे हैं, वो जो कि 8 है ना। ये बता चुका था पहले ही लेक्चर में। और ये होगी 7वीं रिपोर्ट, जिसका जो 12वीं रिपोर्ट में है, जिसका शीर्षक है नागरिक केंद्रित शासन, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक दो चीज़ बता दूं। पहली चीज़ ये है, जो बार बार बताता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, स्कैन करके या फिर ये सर्च करके ज्ञानपीठ_CSE। यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर की भी, और कुछ PYQs क्वेश्चंस भी जो करंट अफेयर से जुड़ते हैं वो मैं डालता रहता हूँ, और अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, तो इससे ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं अपनी एआरसी की तरफ। एआरसी में अपन 6 पार्ट कर लिए हैं, है ना, जैसा अभी बताया हूँ। तो वो 6 पार्ट को विजिट कर लीजिएगा। इसमें एआरसी के साथ साथ अपन को आंसर फॉर्मेटिंग भी कराई गई है, तो एक बार देख लीजिएगा। ये है उस 6 पार्ट की पीडीएफ, जो टेलीग्राम में मिल जाएगी। ये ई गवर्नेंस हाई इम्पोर्टेंट हो चुकी है पिछले पार्ट में, जिसमें कुछ की टर्म बताया था, और इन की टर्म को कैसे यूज करना है ये भी बताया था। ये सारे एग्जाम्पल के साथ देखा है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। वो सीरीज को पूरी कर लीजिए, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एआरसी का जो प्लेलिस्ट है उसे कंप्लीट कर लीजिए, 1.5x में कर लीजिए, मगर कर लीजिए, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएंगी। और पीडीएफ को ये वाली 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। आपका गवर्नेंस और एथिक्स का कंटेंट, और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ का कंटेंट आपका थोड़ा शार्प हो जाएगा। अब शुरू करते हैं 12वीं रिपोर्ट, नागरिक केंद्रित शासन। नागरिक केंद्रित शासन शासन का हित है। पहला तो ये की टर्म है, इंट्रोडक्शन में काम आएगा। अब देखते हैं, भारत में आधुनिक लोक प्रशासन के केंद्र में नागरिक को रखने की आवश्यकता पर जोर देता है। हाँ, तो वो तो नाम ही है ना, नागरिक केंद्रित शासन, जिसका लक्ष्य एक समावेशी सरकार बनाना है। ठीक है, ये कीवर्ड मिल गया, जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये कीवर्ड है, समावेशी सरकार, समावेशी शासन, समावेशी रूप से हर चीज़ करना, जहाँ भी कुछ भी आए समावेशी करना। गरीबी का कारण लिखना हो तो क्या कारण है, समावेशी विकास का ना होना, ये कीवर्ड है, समावेशी। अब देखते हैं आगे। भारत के संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है, और इसके निहितार्थ के रूप में एक नागरिक केंद्रित शासन संरचना के निर्माण का प्रावधान है, जिसके लिए विस्तृत कानूनी ढांचा और संस्थागत संरचनाएं मौजूद हैं। ये कहा गया भारत के संविधान के लिए। तो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना किसमें की गई है भारत के संविधान में, बताइए। DPSP, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 38, कल्याणकारी राज्य। ये PYQ है प्रिलिम्स का, है ना। देख लीजिएगा, बाकी मैं PYQ सीरीज जब चलाऊंगा प्रिलिम्स के टाइम पे तो आ जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखते हैं ये इसके लिए विस्तृत कानूनी ढांचा और संस्थागत संरचनाएं मौजूद है। अब देखते हैं, अभी आगे पता चलेगी कौन कौन सी कानून और संरचनाएं। हालांकि आम धारणा और वास्तविकता अक्सर इस दृष्टिकोण के विपरीत है। क्या विपरीत है? एआरसी ने अपनी अब तक की सभी रिपोर्टों में, विशेष रूप से इस रिपोर्ट में, प्रक्रियाओं, तंत्रों, रणनीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने के लिए समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन की आवश्यकताओं को संबोधित करने का प्रयास किया है, जिसका उद्देश्य प्राप्त करने में मदद इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। ये फिर से यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं, ये समावेशी, पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित शासन, ये कीवर्ड्स है। और फिर क्या है? आयोग का अंतिम लक्ष्य भारत के शासन को सरल बनाना, ताकि नागरिकों को आधुनिक IT प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्थानीय स्तर पर सभी प्रकार की सरकारी सेवाओं के लिए बहुचैनल एकल खिड़की वितरण संरचना मिल सके, जिससे नागरिक अपने दरवाजे पर और चलते फिरते मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से इन सेवाओं को आसानी से
सुविधा आसानी और सुविधा से पहुंच सके। ये है कि नागरिक केंद्रित शासन जिससे नागरिक को सेवाओं तक पहुंचना आसान और सुविधाजनक हो। और ये सुविधाजनक कैसे होगा? आधुनिक तकनीक के माध्यम से। ये इंट्रोडक्शन लिखने में काम आएगा। अब देखते हैं ना, सुशासन और नागरिक केंद्रित शासन की अवधारणा। सुशासन नागरिक केंद्रित शासन का मूल आधार है। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस नागरिक केंद्रित शासन का मूल आधार है। ठीक है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक सुशासित राज्य के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके विषयों के सुखों में ही उसका सुख है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण हो। जो स्वयं प्रसन्न करता है वह उसे अच्छा नहीं मानता, बल्कि जो उसके विषयों को प्रसन्न करता है वह उसे अच्छा मानता है। विषयों में इसको प्रजा भी लिख सकते हैं कि उसके प्रजाओं में उसका सुख है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है। जो मतलब राजा को उसे स्वयं जो उसे राजा को प्रसन्न करता है वह उसे अच्छा नहीं मानता, बल्कि जो उसके विषयों मतलब प्रजा को प्रसन्न करता है वह उसे अच्छा मानता है। ये कौटिल्य का सुशासन का कल्याण है कि वही जो एक कवि वो भी है ना, दोहा भी कि प्रजा सुखम, ऐसा करके अभी याद नहीं आ रही है, तो ये वही बात है। ये सुशासन का एक वो है। ये भी इंट्रोडक्शन लिखने में लिख सकते हैं कौटिल्य के अनुसार। और महात्मा गांधी जी का भी देख लेते हैं। ये भी इंट्रोडक्शन में ये दोनों काम आ सकते हैं, या फिर निष्कर्ष लिखने में भी लिख सकते हैं कि सुशासन को महात्मा गांधी जी ने ये कहा। देखते हैं महात्मा गांधी जी का क्या कथन है। गांधी जी ने स्वराज की अवधारणा को प्रतिपादित किया। स्वराज मतलब अच्छी तरह से शासन। वैसे भी गुड गवर्नेंस मतलब अच्छी तरह से शासन तो हो रहा है, लेकिन अब अच्छी तरह से शासन करना है, वो सुशासन। सुशासन का लक्ष्य ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें सभी नागरिक वर्ग, जाति, लिंग की परवाह किए बिना अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सके और सार्वजनिक सेवाओं को प्रभावी ढंग से कुशलता से समान रूप से प्राप्त कर सके। गांधी जी का कहना क्या है कि सुशासन एक वातावरण है जिसमें लोग अब किसी जाति, लिंग, वर्ग का प्रवाह किए बिना पूरी क्षमता से विकसित कर ले और सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त कर सके अच्छे रूप से। बस सुशासन के स्तंभ क्या है? लोकाचार मतलब नागरिकों के प्रति सेवा भाव, नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता, समता, कमजोर के प्रति सहानुभूति, दक्षता, बिना उत्पीड़न के आईसीटी तेजी से उपयोग करके सेवाओं का तीव्र एवं प्रभावी डिलीवरी। ये चार। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने सुशासन के अलग पिलर बताए, इसको देख लेते हैं। गुड गवर्नेंस के पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस बाय वर्ल्ड बैंक। ये अपन ये अपन पेपर 2 में लिखने में काम आएगा। गवर्नेंस में ये क्वेश्चन पूछता रहता है गुड गवर्नेंस के ऊपर। तो देख लेते वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया। अकाउंटेबल मतलब उत्तरदायित्व, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, रिस्पॉन्सिबल जवाबदेही, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव वही समावेशी और समतापूर्ण, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट इफेक्टिव दक्षतापूर्ण, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, पार्टिसिपेटरी भागीदारी और कंसेंसस ओरिएंटेड मतलब सर्वसम्मति। तो इनको याद कर लेना ये 8 पिलर वर्ल्ड बैंक के अनुसार। जब डिफिनीशन लिखना हो या फिर सुशासन के घटक लिखना हो तो ये चार्ट बना देना। जब गुड गवर्नेंस के ऊपर कहीं लिखना हो तो बस इसी तरह। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार नागरिक सुशासन के केंद्र में है। ठीक है। और सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान अपने मौलिक अधिकारों और राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ नागरिक केंद्रित शासन प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, जिससे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण जैसी आयोग जैसी संस्थाओं का निर्माण हुआ। मतलब संविधान में भी नागरिक केंद्रित शासन की बात करता है, जिसके लिए ये बनाए गए हैं। अब देख लेते हैं भारत में शासन में के बारे में धारणाएं, बाधाएं क्या है मेन और जो धारणा है मतलब लोग क्या धारणा बना के रखे, वही तो बाधाएं हो गई। तो भारत में लोग प्रशासन को आमतौर पर अनुत्तरदायी, असंवेदनशील, भ्रष्ट मानते हैं। ये तो सबको पता है कि प्रशासन में मतलब पहले की बात है, ये 2009 की रिपोर्ट है ना, तो उस टाइम को माइंड में रख के चलना है। अभी भी बहुत हद तक तो माना जाता है। आम शिकायतों में सेवाओं की खराब गुणवत्ता, सरकारी कर्मचारियों का उदासीन रवैया, भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग, अत्यधिक लाल फीताशाही,
नियमित कार्यों में लंबा विलंब शामिल है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक मतलब ग्लोबल ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो आईएमएफ जारी करता है, तो उसमें 2008-9 में क्या था, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, सरकारी नीति निर्माण में पारदर्शिता, पक्षपात, फर्मों में नैतिक व्यवहार, सरकारी खर्च की बर्बादी, राजनेताओं में जनता में विश्वास के मामले में 134 देशों में भारत का स्थान 70वां था और अभी क्या हो गया है, 41वां, 41 आउट ऑफ 64 इसमें 2024 का डेटा ये। अब तो ये जो भ्रष्टाचार भारत की एक गंभीर समस्या सबको पता है। इस अभी हमने इस ऊपर एक रिपोर्ट में भ्रष्टाचार भी देखा है, एथिक्स इन गवर्नेंस के ऊपर, तो वो रिपोर्ट देखे होंगे तो ये इसके बारे में पढ़ लिए होंगे। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बाधाओं और कानून की बहुलता, कई अनुमोदनों की आवश्यकता, विभिन्न अधिकारियों में अलग अलग मंजूरियां, ये समस्याएं बता रहा है सुशासन में क्या क्या समस्याएं हैं ना। भ्रष्टाचार बता दिया है, कानूनों की बहुलता है, अनुमोदनों में कई अनुमोदनों की आवश्यकता, विभिन्न अधिकारियों की अलग अलग मंजूरियां लेना पड़ता है, ये भी एक समस्या है कि यहाँ जाओ फिर तुम यहाँ साइन कराओ, फिर यहाँ करवाओ, फिर यहाँ करवाओ, कुछ भी स्टार्ट करना है तो ये कई संपर्क बिंदु, बहुत सारा संपर्क है, किस तरह मतलब विवेकाधीन शक्तियाँ मान लीजिए संपर्क बिंदु की जगह, पारदर्शिता की कमी, व्यापक सूचना आवश्यकताएं विभागों के बीच खराब संचार, कम्युनिकेशन या समन्वय की कमी, ये लिख सकते हैं समन्वय की कमी। और आम धारणा यह है कि ये समस्याएं वही आम धारणा यह है कि अत्यधिक और शीर्ष भारी टॉप हैवी कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन भी नागरिकों के लिए बहुत कठिनाई का कारण बनता है। सरकारी मशीनरी में जनता में विश्वास कम करता है। ये समस्याएं लिखने के लिए भी यही एक जो मैंने कल बताया था ना परसों वाले में, ये शासन ई गवर्नेंस में प्रॉब्लम क्या क्या है, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे सुशासन, तो सुशासन में प्रॉब्लम क्या क्या है, सुशासन क्यों नहीं हो पा रहा था, समावेशिता की कमी थी, सहभागिता की कमी थी, पारदर्शिता की कमी थी, जवाबदेहिता की कमी थी, प्रतिबद्धता की कमी थी, उत्तरदायित्व की कमी थी, कार्य कुशलता की कमी थी, मितव्ययता अधिक हो रहा था, मतलब धन का कुशल उपयोग ना होना, विश्वसनीयता नहीं था, सरकार मतलब जनता को सरकार पर विश्वास नहीं था, सहयोग नहीं था, दक्षता नहीं थी, ये यही यूज हो जाएंगे हर जगह। ये कीवर्ड्स याद रखेंगे, हर जगह काम बन जाएगा, चाहे ई गवर्नेंस में हो, चाहे सिटीजन चार्टर में हो, चाहे गुड गवर्नेंस में हो, ये कीवर्ड्स हर जगह आएंगे। अब आ जाते हैं अपना वहीं पे, ये यहाँ पे हमने प्रॉब्लम देख लिए, उसी कीवर्ड्स में रखेंगे तो वो मिल जाएगा। अब नागरिक केंद्रित शासन के लिए प्रमुख शर्तें क्या क्या है, अब शर्तें देख लेते हैं। पहले तो मजबूत कानूनी ढांचा, सही बात है, अगर नागरिक केंद्रित शासन चाहिए तो मजबूत कानूनी ढांचा तो लाना पड़ेगा। संस्थाओं की मजबूत संस्थागत तंत्र, संस्थाएं नहीं होंगे तो कौन सी नागरिक केंद्रित शासन कैसे हो पाएगा। सक्षम और समर्पित कार्मिक मतलब लोक सेवक, तो एक सक्षम लोक सेवक तो होंगे तभी तो सेवाओं को जनता तक पहुंचा सकेंगे और जनता की डिमांड को सरकार तक लोक सेवक होने चाहिए सक्षम, वो भी विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन और जवाबदेही, सहायकता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी, यह निर्धारित करता है कि कार्यों को यथासंभव सबसे स्थानीय स्तर पर किया जाना चाहिए, मतलब वही गांधी जी वाला जो हमने लोकल गवर्नेंस में पढ़ा था, यहाँ से यहाँ कि यहाँ स्थानीय स्तर पर कार्य होना चाहिए, फिर उससे जो छोटे कुछ कार्य बचे तो वो राज्य स्तर पर और केंद्र सरकार के ऊपर सबसे कम कार्य होना चाहिए, ये ऐसा वही लिखा है। यथासंभव सबसे स्थानीय स्तर पर कार्य किए जाने चाहिए, केवल तभी ऊपर की ओर प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए जब स्थानीय इकाई कार्य पूरा ना कर सके। दक्षता, आत्मनिर्भरता, नवाचार अधिक जिम्मेदार को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब नागरिक केंद्रित शासन के लिए उपाय और सुधार देखते हैं, किसके द्वारा, एआरसी के द्वारा, जो एआरसी ने रिकमेंड किए। पहला है प्रक्रियाओं का सरलीकरण या पुनर्रचना, इसमें क्या है, इसमें लेन देन को सरल बनाना, एकल खिड़की, वो जो हमने यूनिवर्सल पॉइंट्स की कुछ बात की थी ना पिछले लेक्चरों में, कि ये यूनिवर्सल पॉइंट है, इसको कहीं भी लिख सकते हैं, वैसे ये था जिसमें ये था एकल खिड़की, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एकल खिड़की दृष्टिकोण अपनाना, पदानुक्रमित स्तरों को कम करना मतलब हायरार्की कम करना,
हायरार्की कम करना, विभागीय नियमावली को अद्यतन करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। समय अनुरूप नियम होने चाहिए, उन्हें आसानी से सुलभ बनाना शामिल है। नागरिकों की आवश्यकताओं का स्पष्ट मूल्यांकन, मौजूदा प्रक्रियाओं का विश्लेषण करके कमजोरियों को पहचान करना, प्रक्रिया तथा प्रपत्रों को फिर से डिजाइन करना, निपटान के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, समय की 5-5 साल, 10-10 साल तक केस चलते रहें। और देरी के लिए वित्तीय दंड देना, दंड का तो प्रावधान होना ही चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। ये सजेशन दिए गए हैं कि प्रक्रिया को सरल करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। इसको भी आप अगर अपने से तोड़ना चाहें तो इसको भी तोड़ सकते हैं। समाज के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, कानून के स्तर पर, अगर इस तरह भी तोड़ के लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जैसे मैंने। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं, समाज के स्तर पर क्या क्या होना चाहिए, नागरिक केंद्रित जागरूक करना चाहिए लोगों को, कानूनों को सरल बनाना चाहिए। प्रशासन के स्तर पर समय सीमा तय की जानी चाहिए प्रशासन के स्तर पर, और काम न करने पर वित्तीय दंड देना चाहिए, ये बात है। और कानून के स्तर पर कानून को सरल, एकल खिड़की, विंडो क्लियरेंस, ये सब पदानुक्रमित कम, ये कानून के स्तर पर। नियमावली को अद्यतन करना कानून के स्तर पर, तो उसको तोड़ के लिख सकते हैं यदि इतना मौका मिले। वैसे इतना मौका नहीं मिलता है, तो इसी को 2 पॉइंट में ही लिखना होगा, ज़्यादा थोड़ी लिखने का मौका मिलेगा। 150 या 250 शब्द में तो लिखना ही है। अब देखते हैं अगला, उचित आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, ई गवर्नेंस, जो अभी हमने पिछली रिपोर्ट में देखा है, 12वीं रिपोर्ट थी। ई गवर्नेंस सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तेजी से आधुनिक, कुशल और पारदर्शी सेवा वितरण को सक्षम बनाती है, जिससे सरकारी वेब पोर्टल और कॉल सेंटर जैसे एकल खिड़की इंटरफेस, ये फिर से आ गया, ये ये यूनिवर्सल पॉइंट बताया था। कंप्यूटरीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण निगरानी सिस्टम नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने और उनकी निगरानी की सुविधा देती है। जैसे बिहार में जानकारी परियोजना, फ़ोन के माध्यम से आरटीआई केवल आवेदन स्वीकार कर लेती है। ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है जानकारी परियोजना बिहार की आरटीआई के लाने। सूचना और का प्रौद्योगिकी का मतलब सूचना का अधिकार, ये हमने देखा है ना, आरटीआई फर्स्ट रिपोर्ट एआरसी की, तो इसको देख सकते हैं पहली रिपोर्ट जाके, पार्ट 1 में मिल जाएगा एआरसी। तो ये क्या है, ये सहभागी लोकतंत्र और जन केंद्रित शासन को मजबूत करता है, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों और कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मिलता है, जिसके लिए आरटीआई अधिनियम 2005 पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाला अग्रणी कानून है। ये सब तो देख ही लिया, इसके बारे में तो और ज़्यादा विस्तार से देखा है आरटीआई के बारे में फर्स्ट रिपोर्ट में। अब आते हैं नागरिक चार्टर। चार्टर्ड क्या होते हैं, जो कानून के मतलब कार्यालय के बाहर लगे रहते हैं नोटिस बोर्ड में कि यहाँ ये सेवाएं मिलती हैं, ये शिकायत निवारण तंत्र है, इसके द्वारा ये चीज़ें मिलती हैं। ये चार्टर्ड की बात कर रहा है। इसके लिए 2011 में एक कानून विधेयक लाया गया था, जो कि अभी तक बिल नहीं बना, अधिनियम नहीं बना है। तो जब इसकी सिफारिश, जब यही नागरिक चार्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछे तो इसकी सिफारिश में ये भी लिखा जाता है कि 2011 वाले विधेयक को या फिर कानूनी संरचना प्रदान की जाए। नागरिक चार्टर अभी कानूनी संरचना प्राप्त नहीं है, इसको याद रखिएगा, ये काम आएगा लिखने में, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें भी क्वेश्चन पूछ चुका है नागरिक चार्टर पर, एथिक्स में हाँ एथिक्स में ही पूछा है। तो नागरिक चार्टर के बारे में देखते हैं। ये संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाने का एक उपकरण है, ठीक है, जो सेवा मानकों को कवर किए गए क्षेत्रों और नागरिकों की जिम्मेदारियों पर प्रतिबद्धताओं को बताता है, ठीक है। वही देखा, पारदर्शिता, जवाबदेही, जब बताया ना कि कार्यालय के बाहर लगा रहेगा तो पता चलेगा ये यहाँ कार्य होगा, ये कौन सा कार्य, ये कौन करेगा। अब इसके लिए इस एआरसी के क्या सजेशंस हैं। नागरिक चार्टर सरल होना चाहिए, कर्मचारियों और उपयोगकर्ताओं के परामर्श से विकसित किया जाना चाहिए, मापने योग्य मानक होने चाहिए, पालन न करने की स्थिति में उपचार का प्रावधान, वही शिकायत निवारण तंत्र, उपचार का प्रावधान होना चाहिए। एक है सर्वोत्तम मॉडल सिटीजन चार्टर के लिए, इसकी सिटीजन चार्टर का आदर्श रूप क्या होना चाहिए, उसके लिए सर्वोत्तम मॉडल है, जैसे IAS 15,700 2005,
इसका मॉडल का नंबर है प्रभावी चार्टर कार्यान्वयन और सार्वजनिक शिकायत निवारण और सेवा वितरण को उत्कृष्टता पर केंद्रित है। ठीक है। सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन, यह नागरिक निर्देश बनाने के लिए प्रमुख सिद्धांत है। सही बात है, कोई भी सेवा आ रही है, कोई भी जैसे एग्जाम्पल कोई भी योजना है सरकार ने लाया, तो योजना जिसके लिए लाया गया वहां तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, स्पष्ट मूल्यांकन तो होना चाहिए ना इस बीच में। जैसे राजीव गांधी जी ने कहा था कि सरकार 1 रुपये लॉन्च करती है तो जनता तक केवल 15 पैसे ही पहुंचते हैं। तो ये है कि 15 पैसे पहुंच रहे हैं कि पूरे पहुंच रहे हैं, इसका ये क्यों 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहाँ गायब हो जाते हैं, उसका कारण यह है कि मूल्यांकन ही नहीं हो रहा है ना स्वतंत्र रूप से। तो ये है, यह शासन को नागरिक केंद्रित बनाने का मुख्य सिद्धांत है। सरकारी कार्यालयों के प्रदर्शन की निगरानी और सुधार के लिए नियमित प्रतिक्रिया और सर्वेक्षण जैसे नागरिक रिपोर्ट कार्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। सार्वजनिक इंटरफेस वाले सरकारी कार्यालयों को के वार्षिक बाहरी मूल्यांकन, जो मैंने पहले ही बताया यूनिवर्सल पॉइंट में, सोशल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए। बस डायरेक्ट इतना ही लिखिए ना, बस ये लिख दीजिए ये वाली लाइन, सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि ये नागरिक केंद्रित शासन बनाने का मुख्य सिद्धांत है। इसके लिए सोशल ऑडिट तंत्र होने चाहिए। इतना क्या लिखना, इतना ही तो 2 लाइन में ही तो लिखना होगा एक पॉइंट। और आते हैं शिकायत निवारण तंत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आपने कोई सूचना मांगी तो वो मिल रही है कि नहीं, उसका आप शिकायत कर सकें, जिसका निवारण हो। तो वो एक प्रभावी, अच्छी तरह से प्रचलित, उपयोग में आसान, त्वरित शिकायत निवारण त्वरित, सबसे इम्पोर्टेंट ये त्वरित इस प्रणाली का नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है ताकि सेवा स्तरों को पूरा न करने पर न्याय की मांग की जा सके। ठीक है। आ- आंतरिक तंत्र मजबूत किया जाना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। इसमें पर्याप्त वरिष्ठता और अधिकार वाले सार्वजनिक शिकायत अधिकारियों को नामित किया जाना चाहिए। ये अच्छी बात है, वरिष्ठता और अधिकार वाले। सभी याचिकाओं को 30 दिनों के भीतर संतोषजनक निपटान किया जाना चाहिए। और कहीं भी जब सजेशन लिखना हो ना, एक यूनिवर्सल पॉइंट ये भी है, ये है कि निपटान निपटान तो होता है लेकिन निपटान विद इन टाइम पीरियड होना चाहिए। क्योंकि समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निपटान हो रहा है, पता चले निपटान होते होते 10 साल लग गए तो क्या काम का निपटान। इसलिए इसमें तो 30 दिन का समय दिया है, लेकिन अब समय सीमा के भीतर होना चाहिए, ऐसा लिखिए। और पालन न करने पर वित्तीय दंड होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। जब तक दंड नहीं होगा तब तक कोई क्यों पालन करेगा ना। प्रणाली सुलभ, सरल, त्वरित, निष्पक्ष, उत्तरदायी और प्रभावी होनी चाहिए। ये सारे कीवर्ड है, इसको भी लिख सकते हैं कहीं भी। इसमें से बहुत सारे तो कीवर्ड उसमें वहां पे लिखे ही होंगे। उत्तरदायी मिल जाएगा, प्रभावी, सरल, सुलभ, जिसमें सूचना प्रभावी होनी चाहिए, जिससे सूचना वितरण प्रणाली विशेष रूप से विशेष ध्यान दिया जाए। समिति ने इस तंत्र के लिए आरटीआई अधिनियम के समान वैधानिक समर्थन की दृढ़ता से सिफारिश की, जिससे समय अवधि समय सीमा और देरी का पर जुर्माना का प्रावधान भी शामिल हो। ठीक है, ये वही है, शिकायत निवारण तंत्र के ऊपर है। लिखना 2 पॉइंट है, कुछ भी याद कर लीजिएगा। मतलब 2 पॉइंट अपने से ही पता होंगे ना कि शिकायत निवारण तंत्र क्यों होना चाहिए। लिखना मुश्किल से 2 ही 3 पॉइंट लिख पाएंगे, इतना बड़ा तो नहीं लिख पाएंगे आंसर में। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, इसका अर्थ है नागरिक को शासन प्रक्रिया में अपनी बात रखने का अवसर, जिससे वे जानकारी मांग सके, सुझाव दे सके, बेहतर बेहतर सेवाओं की मांग कर सके, एजेंसियों को जवाबदेह ठहरा सके, निर्णय लेने में भाग ले सके। तंत्रों में सुझाव बॉक्स, नागरिक समूहों के साथ आवधिक परामर्श, जैसे दिल्ली में भागीदारी, सामाजिक ऑडिट शामिल होना चाहिए। और इसके लिए तो ये है ही अपने पास, सुझाव देने के लिए या फिर जानकारी मांगने के लिए। जानकारी मांगने के लिए तो आरटीआई है, सुझाव देने के लिए माई गवर्नमेंट ऐप है, जिसमें आप गवर्नमेंट को कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन ये पॉइंट लिखा जा सकता है अभी भी, क्योंकि इनको अब इसके बारे में भी बहुतों को अवेयरनेस नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, इनके बारे में और अवेयरनेस भी दी जानी चाहिए, भी एक पॉइंट है। अब आते हैं विशेष संस्थागत तंत्र। कमजोर वर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
जैसे आयोग की स्थापना की है। ठीक है, ये संस्थाएं शिकायतों की जांच करती हैं, सुरक्षा उपायों की समीक्षा करती हैं, सिफारिशें करती हैं, दोहराव को रोकने और समय समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करने के लिए इन आयोगों के बीच बेहतर समन्वय और इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की आवश्यकता है। मतलब ये तो ठीक है कि ये सारे आयोग हैं, अपने पास हैं, स्थापना की है, लेकिन इनमें बेहतर समन्वय और इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आप कहीं भी लिखे ना, विभागों में भी लिख सकते हैं, विभागों या मंत्रालयों, बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, कि बहुत सारे कार्य बेहतर समन्वय की वजह से नहीं हो पाते। तो ये, और ये इनके बारे में बता दें कि ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, ये संवैधानिक आयोग है। आर्टिकल 338 और ये 338A। 338B क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, NCBC। याद रखना है, ये कौन सा संविधान संशोधन? 102। उपभोक्ता सर्वेक्षण और लोक अदालतें, ये भी उपभोक्ता विवादों से के निपटारे के लिए प्रभावी तंत्र हो सकती है, और रिपोर्ट में सुझाव देती है कि निश्चित मूल्य जैसे 2 लाख रुपए तक के मामलों को उपभोक्ता न्यायालयों में एजुकेशन से पहले लोक अदालतों, हाँ ठीक है ना, छोटे मामलों को लोक अदालतों में भेजा जाना चाहिए। 2 लाख की लिखना जरूरी नहीं है, छोटे मामलों को लोक अदालतों में भेजा जाना चाहिए, जिससे कि वही है, जिससे कि अपर न्यायालयों में केसों की संख्या कम रहे। अब निष्कर्ष देख लेते हैं। नागरिक केंद्रित शासन, नागरिक केंद्रितता किसी भी जीवंत लोकतंत्र का सार है और सुशासन में अटूट रूप से जुड़ी हुई है। आयोग ने इन क्षेत्रों पर की गई सिफारिशों का उद्देश्य सरकार के सभी स्तरों पर एक सक्रिय उत्तरदायी, जवाबदेह, टिकाऊ और कुशल प्रबंधन का निर्माण करना है। ये कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स का यूज हर जगह करना है। इसमें भी देखिए, रिपोर्ट पढ़े हैं तो यहाँ निष्कर्ष में भी कीवर्ड्स आए हैं, बीच बीच में कीवर्ड्स आते ही रहे हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स काम बना देते हैं। और ये कीवर्ड्स की एक जगह लिस्ट भी मैं दे दिया हूँ पहले, ये तो इनको तो रट लेना है। जैसे पहले भी मैंने बोला था कि इसको रट लेना है, अभी बोलूँ इनको रट लेना है। तो ये हो गई अपनी मतलब सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन 12वीं रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। अब आगे चलते हैं। यह 13वीं रिपोर्ट, भारत में संगठनात्मक संरचना। इसमें केवल यह है कि भारत में किस तरह के संगठन चलते हैं, एक जटिल कार्यों का प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, ब्रिटिश काल में कैसा था? अत्यधिक केंद्रीकृत था। फिर जब सरकार संविधान बना, लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, नींव रखी गई। कार्य की शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई 53। ये सब बताए। संविधान से जो पॉलिटी से जोड़कर जुड़ा हुआ है आर्टिकल 77 के बारे में। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय का लेन देन एवं मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाए, जिससे भारत सरकार के व्यवसाय का आवंटन नियम, जैसे भारत सरकार के व्यवसाय लेन देन नियम बने, ये सब बताया गया है। वर्तमान में विभागीय संरचना क्या होती है? पहले मंत्रालय होता है, फिर उसके नीचे मंत्रालय अपने आवंटित व्यवसाय और नीति का निष्पादन और समीक्षा की जिम्मेदार होता है। फिर उस मंत्रालय, फिर विभाग, फिर अनुभाग, फिर पंख, विंग्स। विंग्स का प्रमुख कौन होता है? जॉइंट सेक्रेटरी। और मंत्रालयों में सबसे ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी बैठते हैं, ये बताया है। डिवीजन, शाखाएं, काम करने वाले हाथ से लेकर मंत्री तक 7 स्तर होते हैं। ये वैसे उतना अपने लिए थोड़ा सा जानकारी के लिए कौन कौन से संगठन होते हैं सब पढ़ा है। संवैधानिक, वैधानिक, स्वायत्त और सार्वजनिक उपक्रम, PSUs। मौजूदा संरचना की ताकत, समय परिलक्षित प्रणाली, संबंधों को सुगम बनाना, राष्ट्रीय रिकॉर्ड निष्पक्षता। कमजोरियां क्या क्या है? नियमित कार्यों पर अनुचित जोर, जो नियमित कार्य नहीं उसमें अधिक। मंत्रालयों विभागों के बीच प्रसार, मतलब वही आंतरिक समन्वय नहीं है। पदानुक्रमित हायरार्की, ये इसको हल्का फुल्का देख लीजिएगा, ये रिपोर्ट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऐसे जल्दी जल्दी बता दिया हूँ। इसके लिए सिफारिशें क्या की थी? युक्तिकरण, मतलब कार्यों का युक्तिकरण, मतलब जो विशेष कार्य है वो मंत्रालय में किया जाए, बाकी एजेंसियों को सौंप देना, यहाँ पे लिखा हुआ। माइक्रो आर्थिक प्रबंधन, सरकारी कार्यों को ध्यान केंद्रित करना, ये एकीकृत दृष्टिकोण लेना, सपाट एवं टीम वर्क लेना, सुपरिभाषित जवाबदेह, उचित प्रत्यायोजन करना, नीतिगत फोकस। तो ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अपनी समाप्त होती है
एंड होती है अपनी सेकेंड ARC, जिसमें काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ARC के साथ साथ आंसर फॉर्मेटिंग भी बताई गई है, कीवर्ड्स भी दिए गए हैं। तो इसको 1-2 बार अच्छे से 1.5x में कर लीजिएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे इसे यूज करना है वो भी बताया गया है कि इसका एग्जाम्पल कैसे आंसर में कहाँ पे कितना लिखना है, तो वो हो जाएगा। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। अब ये सीरीज के बाद अपन कोई और